A test is done to diagnose a disease. If it fails to detect a disease in a patient who actually has a disease, then the test will be called as false negative. ठीक, मतलब उस बंदे के अंदर डिजीज़ थी लेकिन टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है. बेसिकली एक सिंपल सा टेबल होता है हमारे पास. अगर डिजीज़ प्रेजेंट है किसी पेशेंट में और हमारा टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, देन दैट इज़ नोन एज ट्रू पॉजिटिव. मतलब डिजीज़ प्रेजेंट एंड टेस्ट इज़ पॉजिटिव. अगर डिजीज़ प्रेजेंट है और टेस्ट नेगेटिव आया है तो मतलब हमारे पास फॉल्स नेगेटिव आया है. दिस इज़ नोन एज फॉल्स नेगेटिव. ठीक, अगर डिजीज़ एब्सेंट है और पॉजिटिव टेस्ट आया है हमारे पास तो वी विल कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव. ठीक, अगर डिजीज़ है ही नहीं, डिजीज़ एब्सेंट है और टेस्ट भी नेगेटिव आया है तो देन इट इज़ नोन एज ट्रू नेगेटिव. समझ गए ना, बेसिक कॉमन सेंस वाली बात कर रहा है. नेक्स्ट, टीथिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू व्हाट. देखो, टीथिंग इज़ रिलेटेड टू ड्रूलिंग, टीथिंग इज़ रिलेटेड टू इरिटेबिलिटी. ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं. लेकिन टीथिंग में दो ऑप्शन नहीं होते, रैशेज़ नहीं होते टीथिंग में और फीवर नहीं आता टीथिंग में. ठीक है, फीवर अबव 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और रैशेज़, ये दो ऑप्शन जो है वो गलत हैं इसमें. टीथिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू दीज टू, रैशेज़ एंड फीवर. ठीक है, बोथ बी एंड डी आर नॉट सीन ड्यूरिंग टीथिंग. हाउएवर एकाइमोटिक पैचेस मे बी सीन. कौन से पैचेस? एकाइमोटिक पैचेस दे मे बी सीन दैट आर लोकलाइज्ड इन एडजेसेंट टिश्यूज एंड बक्कल म्यूकोजा. फीवर इज़ यूजुअली माइल्ड, मतलब 102 तक कभी नहीं जाएगा. यूजुअली थोड़ा माइल्ड हो सकता है, 1-2 पॉइंट के डिफरेंस हो सकते हैं. ठीक है, बट इफ़ इट इज़ हाई ग्रेड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू टीथिंग. Read the lines from the reference below. Teething is associated with increased salivation. First क्या है? Increased salivation, increased finger sucking, increased rubbing of the gums by the kid या फिर जो toddler है. Possible loss of appetite. Some loss of appetite will be there. Inflammation of overlying gum will be there. There could be painful gums. All right, for temporary period. Fever or respiratory tract infection during this period is coincidental. क्यों? क्योंकि बार बार बच्चा हाथ जो है वो मुंह में डाल रहा था तो कीटाणु मुंह में जाते रहते हैं, तो उसकी वजह से फीवर और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है. और बट इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. टीथिंग का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है फीवर के साथ, हाई ग्रेड फीवर के साथ. टीथिंग में हमारे पास पॉइंट में 1-2 डिग्रीज बढ़ सकता है बट 102 तक नहीं जाएगा फीवर. हाई ग्रेड फीवर नहीं आता टीथिंग में. नेक्स्ट, सीवियरिटी ऑफ पेरिडोंटल डिजीज इज असेस्ड बाय व्हाट. देखो, सीवियरिटी ऑफ पेरिडोंटल डिजीज दैट इज assessed by periodontal index. देखो, वेरियस मेथड्स होते हैं टू असेस द पेरियोडोंटल डिजीज़. पहला आता है रिसेशन इंडेक्स, दूसरा आता है पेरियोडोंटल इंडेक्स. ठीक, तीसरा आता है पेरियोडोंटल डिजीज़ इंडेक्स. ये सारे इसको पेरियोडोंटल डिजीज़ को असेस करने के लिए यूज़ होते हैं. चौथा आता है पेरियोडोंटल स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन. पांचवा आता है पेरियोडोंटल स्टेटस इंडेक्स. ठीक, नेक्स्ट इज CPITN. इसमें ट्रीटमेंट नीड्स को हम देखते हैं. कम्युनिटी पेरियोडोंटल इंडेक्स ट्रीटमेंट नीड्स भी पेरियोडोंटल डिजीज़ की असेसमेंट के लिए काम में आता है. ठीक, नेक्स्ट वी हैव पेरियोडोंटल स्क्रीनिंग एंड रिकॉर्डिंग इंडेक्स. नेक्स्ट वी हैव कम्युनिटी पेरियोडोंटल इंडेक्स. लास्ट इज लॉस ऑफ पेरियोडोंटल अटैचमेंट इंडेक्स. ये सारे इंडेक्स यूज होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द स्प्रू थिकनेस. स्प्रू की थिकनेस अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट माइक्रोपोरोसिटी के ऊपर क्या आता है. देखो, स्प्रू की थिकनेस माइक्रोपोरोसिटी को कभी भी इफेक्ट नहीं करती है. ऑलराइट, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माइक्रोपोरोसिटी. लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेक्निकल वेरिएबल्स ऑन सॉलिडिफिकेशन पोरोसिटी. देखो, 3 तरह की पोरोसिटी आ जाती है हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे. लोकलाइज श्रिंकेज, सब सरफेस पोरोसिटी एंड माइक्रोपोरोसिटी. ठीक, अगर हमने स्प्रू की थिकनेस को इंक्रीज़ कर दिया है, थिकनेस इज इंक्रीज्ड, देन लोकलाइज श्रिंकेज विल डिक्रीज, सब सरफेस पोरोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और माइक्रोपोरोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर स्प्रू की लेंथ इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है, स्प्रू जो है वो लंबा बना दिया हमने, तो सब सरफेस पोरोसिटी पे हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, लोकलाइज श्रिंकेज इंक्रीज़ कर जाएगी और माइक्रोपोरोसिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब स्प्रू में जो हम मेल्ट डाल रहे हैं, अगर मेल्ट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया हमने तो लोकलाइज श्रिंकेज जो है वो कम हो जाएगी. अगर मेल्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो लोकलाइज श्रिंकेज कम हो जाएगी. सब सरफेस पोरोसिटी, अगर मेल्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे एयर एंट्रैपमेंट हो जाएगी, तो सब सरफेस पोरोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी. ठीक, और जो माइक्रो पोरोसिटी है वो कम हो जाएगी. मेल्ट के टेम्परेचर पे बात हो रही थी. अब इंक्रीज़ मोल्ड का टेम्परेचर है, मोल्ड का टेम्परेचर अब हमने इंक्रीज़ कर दिया है. ठीक है, तो लोकलाइज श्रिंकेज विल डिक्रीज़,
जो सब सरफेस पोरोसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और जो माइक्रो पोरोसिटी है वो कम हो जाएगी. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन प्लाक इज़ अबाउट, तो आंसर इज़ 5 to 10 मिलीग्राम पर kg वेट वेट ऑफ प्लाक. ठीक, इतना हमारे पास फ्लोराइड प्रेजेंट होता है. टोटल प्लाक फ्लोराइड इज़ इन द रेंज ऑफ 5 to 10 milligram per kg parts per million on a wet basis of a fluoride. Next, case control study is a type of what study? तो case control is a type of analytical study. सिंपल सा फ्लो चार्ट है. एपिडेमियोलॉजिकल मेथड जो है वो दो भागों में डिवाइड होते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडी. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन स्टडी जो है वो दो में डिवाइड होती है, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल. एनालिटिकल जो होती है वो चार में डिवाइड होती है, इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी. ये सारे एनालिसिस से हो रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एनालिटिकल स्टडी. इकोलॉजिकल स्टडी भी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी, केस कंट्रोल स्टडी भी और कोहॉर्ट स्टडी भी. On the other hand, experimental or interventional studies, they are of three types: randomized controlled trials, field trials, community trials. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है या फिर ट्रायल हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, थम सकिंग कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग. देखो, थम सकिंग से द फेस विल बिकम लॉन्ग एंड द प्रोफाइल विल बिकम कन्वेक्स. ठीक, प्रोफाइल ऐसी हो जाएगी और फेस लंबा हो जाएगा. क्यों? थम सकिंग और फिंगर सकिंग बियॉन्ड 4 to 5 years is considered abnormal. If continued, it may show its unwanted effects on dentofacial development. There will be an open bite. ठीक है, और the patient will go to class 2 tendency. इसके साथ साथ रिसेसिव चिन हो जाएगी एंड प्रोट्रूजन ऑफ द अपर लिप्स ड्यू टू प्रोक्लिनेशन ऑफ इंसाइजर्स. इंसाइजर बाहर को आ जाएंगे, नीचे वाले इंसाइजर्स नीचे चल जाएंगे. देयर विल बी ओपन बाइट. ठीक है, क्लास 2 टेंडेंसी हो जाएगी एंड उसके साथ साथ जो हमारा फेस है वो लॉन्ग हो जाएगा और कन्वेक्स प्रोफाइल हो जाएगी. टर्म्स यूज्ड इन लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स आर ऑल एक्सेप्ट. देखो, BEST इज़ यूज्ड फॉर लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स, TARG इज़ यूज्ड फॉर लिंगुअल ऑर्थ, बेस्ट, टार्ग और कोरियन में हमारे पास KIS सिस्टम होता है जिसमें क्लास टेक्निक्स होती हैं. दे ऑल्सो आर यूज फॉर लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स. लेकिन एंगल्स जो है, एंगल्स ने क्लासिफिकेशन दी थी हमें. ठीक है, सो आर आंसर दैट इज़ एक्सेप्ट वाला जो आंसर है, मतलब ये तीन यूज़ होते हैं, बेस्ट यूज़ होता है, टार्ग यूज़ होता है और कोरियन KIS या फिर क्लास टेक्निक यूज़ होती है फॉर लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स. ऑलराइट, एंगल्स क्लासिफिकेशन है, अलग है वो चीज़. कस्टम लिंगुअल अप्लायंस सेट अप सर्विस सिस्टम दैट इज़ नोन एज क्लास. कस्टम लिंगुअल अप्लायंस सेटअप सर्विस सिस्टम. फिर टार्ग की फुल फॉर्म होती है टॉर्क एंगुलेशन रेफरेंस गाइड सिस्टम. टॉर्क एंगुलेशन रेफरेंस गाइड सिस्टम. अगली बात आती है बेस्ट के बारे में. बेस्ट में आता है बॉन्डिंग विद इक्वल स्पेसिफिक थिकनेस सिस्टम. बॉन्डिंग विद इक्वल स्पेसिफिक थिकनेस सिस्टम. KIS सिस्टम हमारे पास है कोरियन इनडायरेक्ट बॉन्डिंग सेटअप सिस्टम. कोरियन इनडायरेक्ट बॉन्डिंग सेटअप सिस्टम. नेक्स्ट, द स्टेप्स ऑफ कैनाइन रिट्रैक्शन आर. देखो, कैनाइन रिट्रैक्शन में देयर इज अनस्टेडी फोर्स, देन देयर इज कंट्रोल्ड स्टेडी फोर्स, देन इट गोज फॉर रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट. ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ द टीथ इन वेरियस ऑर्थोडोंटिक अकर इन वेरियस स्टेजेस विद द चेंजेस इन द फोर्सेज एंड मोमेंट्स. दीज फेजेज आर फेज 1. फेज 1 में अनस्टेडी स्टेट होता है या फिर अनकंट्रोल्ड टिपिंग होती है. ठीक है, अनस्टेडी स्टेट और अनकंट्रोल्ड टिपिंग. फेज 2. Phase 2 is a controlled state and there is a controlled tipping in the place. ठीक है, फेज 2 में हम कंट्रोल टिपिंग करवाते हैं. फेज 3 इंक्लूड्स रेस्टोरेटिव फेज. ठीक है, रेस्टोरेटिव फेज में मतलब कि हम जो एक्सिस है दांत की उसको रिस्टोर कर रहे हैं. ठीक है, रूट को अपराइट कर रहे हैं. रूट इज गोइंग अपराइट, मतलब दांत के हिसाब से, ऑक्लूजन के हिसाब से जैसे रूट होनी चाहिए वैसे ही हम रूट कर रहे हैं. फेज 4 में वी गो फॉर कॉन्टिन्यूस heavy forces so as to bring all of that into occlusion. All right, phase 1 is unsteady or uncontrolled tipping forces. Second is controlled state or controlled tipping forces. Third is restorative or root uprighting tipping forces. ठीक है, root uprighting forces कह सकते हैं. और fourth is continuous heavy forces. UCR-CHF. ठीक. Next, after supracrestal fibrotomy, what is the minimum time for stabilization? देखो, supracrestal fibrotomy हम उन दांतों में देते हैं जहाँ पे हमें रोटेशन करवाई होती है दांत की अपनी ही एक्सिस में. तो वहाँ पे 12 वीक्स हमें स्टेबलाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं. हाउ मेनी वीक्स? 12 वीक्स. 12 वीक्स का मतलब हुआ हमारे पास 3 महीने.
3 months at least are required for stabilization. A supracrustal fibrotomy is performed circumferentially around the tooth weekly in an effort to prevent the tissue and bone from following the tooth into its original position. ठीक है, हम दांत को उसकी एक्सिस जो पुरानी पोजीशन है उसमें जाने से रोक रहे हैं. ठीक है, द टूथ इज स्टेबलाइज्ड फॉर एटलीस्ट 12 वीक्स to confirm the position of tissue and bone, and any coronal creep can be corrected surgically. How are the Bolton plane and the Broadbent registration point placed relative to each other? ठीक है, Broadbent's registration point और Bolton's plane, ठीक है, R और B, these are always parallel to each other. Alright, Broadbent triangle जब बनता है हमारे पास, तो Broadbent triangle हमारे पास बनता है Nasion, Sella, Bolton point. ठीक, and is the registration point R, where among the first structures used for superimposition to determine overall changes. ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन पॉइंट R ले लेते हैं जहाँ पे हम सुपर इम्पोज करके चेक करते हैं कि हमारे पास ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं. विद दिस मेथड द टू ट्रेसिंग्स आर ओरिएंटेड सो दैट द R पॉइंट्स आर रजिस्टर्ड एंड द बोल्टन प्लेन BO से NA जो हमारे पास प्लेन बन रहा है दैट आर पैरेलल टू द R पॉइंट. ठीक है, ब्रॉडबेंट रजिस्ट्रेशन पॉइंट और बोल्टन प्लेन जो है वो पैरेलल होंगे. इन कंटेस्ट टू बोल्टन प्लेन द ब्रॉडबेंट रजिस्ट्रेशन पॉइंट आर, देयर आर सीरियल रेडियोग्राफ्स आर सुपर इम्पोज इन सच अ वे दैट द प्लेन शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. ये वही चीज़ बोल रहा है कि जो बोल्टन प्लेन वाला हमारे पास रेडियोग्राफ में हमने जो बोल्टन प्लेन ट्रेस किया है और जो ब्रॉडबेंट रजिस्ट्रेशन पॉइंट ट्रेस किया है, उन दोनों को हमें इस तरह से सुपर इम्पोज करते हैं ट्रेसिंग के ऊपर कि वो एक दूसरे के पैरेलल आए, ताकि हमें जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, जो स्केलेटल चेंजेस हम करवा रहे हैं वो किस हद तक हुए वो हम चेक कर सकें. नेक्स्ट, इन मेसलन्स एक्सपेरिमेंट, MESLONS, Maslins experiment which had 3 stable landmarks or radiographic structures in growing children, which landmark was not there. ठीक है, तो कौन कौन से लैंडमार्क थे उनके बारे में बात करते हैं. जो मेसलन का एक्सपेरिमेंट था, मेसलन MESLON, उसमें सबसे पहला लैंडमार्क था इनर पोर्शन ऑफ फ्रंटल बोन. इनर पोर्शन ऑफ फ्रंटल बोन वाज द फर्स्ट लैंडमार्क. सेकंड लैंडमार्क वाज क्रिब्रिफॉर्म प्लेट. थर्ड लैंडमार्क वाज एंटीरियर वॉल ऑफ साइनस. फर्स्ट इनर पोर्शन ऑफ फ्रंटल बोन, सेकंड क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, थर्ड इज एंटीरियर वॉल ऑफ द साइनस, फ्रंटल साइनस. ठीक है, जो लैंडमार्क नहीं है वो है पोस्टीरियर वॉल ऑफ साइनस. पोस्टीरियर वॉल कंसिडर नहीं करते. ठीक है, एंटीरियर वॉल ऑफ द फ्रंटल साइनस इज कंसिडर्ड, पोस्टीरियर वॉल इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस मेसलर्स एक्सपेरिमेंट. मेसलन, MESLON. The Maslin study on human autopsy material has shown that the portion of sella may change in downward and or a downward and a backward direction. ठीक है, जो सेला की पोजीशन है वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो सकती है. ये ऑटोप्सी के रिजल्ट से हमने पढ़ा है. दिस शोज दैट द पोजीशन ऑफ द बेजियन चेंज ड्यू टू द रीमॉडलिंग ऑफ द क्लिवस. ठीक, क्लिवस बेसिकली एक स्लोपिंग बोनी सरफेस होता है एट द बेस ऑफ द स्कल. ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्फीनॉइड बोन और बेजिलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन, इन दोनों से मिल के बनता है क्लिवस. ठीक है, इट लाइज बिहाइंड द डॉर्सम ऑफ द सेला एंड इन फ्रंट ऑफ द फोरामेन मैग्नम. ठीक है, क्लिवस का काम क्या क्या होता है? क्लिवस सपोर्ट्स द ब्रेन स्टेम, दैट इज पॉन्स एंड मेडुला, उसको सपोर्ट करता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल लैंडमार्क है इन द बेस ऑफ द स्कल. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द स्टेबल स्ट्रक्चर्स इन द एंटीरियर क्रेनियल बेस. सबसे पहला है एंटीरियर वॉल ऑफ सेला टर्सिका. ये स्टेबल क्रेनियल बेस का एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, एंटीरियर वॉल ऑफ द सेला टर्सिका. सेकेंड इज द कॉन्टूर ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथमॉइड. Contour of cribriform plate of the ethmoid. Third is trabecular system of the ethmoidal air cells. Trabecular system of ethmoidal air cells. ये सारे stable structures हैं, ये change नहीं होते. तो fourth is the median border of orbital roof. Median border of orbital roof. Orbital roof का जो median border है वो भी change नहीं करता है. Fourth is planum sphenoidale. Planum स्फीनोइडेल. ऑलराइट, जैसा कि नाम बता रहा है, प्लैनम स्फीनोइडेल मीन्स द हॉरिजॉन्टल फ्लैट बोनी प्लेट ऑफ द स्फीनोइड बोन. ठीक, एंटीरियर टू सेला टर्सिका लाई करता है ये, एंड इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द स्फीनोइड साइनस. नेक्स्ट, द सेकंड जनरेशन ऑफ नाइटाई रोटरेटरी फाइल सिस्टम इज व्हाट. तो 4 ब्रांड दिए हुए, उसमें से पूछा कि सेकंड जनरेशन कौन सा है. तो रेस 1
रेस 1 और रेस आई, वट एवर इट इज़, ये सेकेंड जनरेशन है हमारे पास, ठीक है. लेट्स डिस्कस द वेरियस जनरेशंस ऑफ नाइट आई इंस्ट्रूमेंट्स. देयर हैव बीन 5 जनरेशंस ऑफ नाइट आई रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स टिल नाउ. फर्स्ट जनरेशन इज लाइट स्पीड एंडोडोंटिक्स. लाइट स्पीड एंडोडोंटिक्स इज फर्स्ट जनरेशन, दैट इज 1992. नेक्स्ट इज प्रोफाइल डेंटिस्प्लाई. डेंटिस्प्लाई दैट इज 1993. प्रोफाइल डेंटिस्प्लाई 1993. अगला है क्वांटेक सिब्रॉन एंडो. क्वांटेक साइब्रॉन एंडो 1996. अगला है जीटी सिस्टम. जीटी सिस्टम डेंटिस्प्लाई का ही था, दैट वाज गिवन इन 1998. डेंटिस्प्लाई अपनी कंपनी है, ठीक है. सेकेंड जनरेशन अपने पास आता है, दैट इज़ प्रोटेपर. प्रोटेपर यूनिवर्सल, ये भी डेंटिस्प्लाई ने दिया था, दैट वाज. अगला था K3 साइब्रॉन एंडो. K3 साइब्रॉन एंडो, CSBRON एंडो, ठीक है. फिर अगला है माइक्रो मेगा हीरो शेपर. माइक्रो मेगा हीरो शेपर. फिर उसके बाद आता है M2 TWO2 VDW, ठीक है. ये बस नाम है ब्रांड्स के सेकेंड जनरेशन के. फिर आता है रेस 1, ठीक है. रेस 1 में 1 पीछे भी लिखा जा सकता है, 1 आगे भी लिखा जा सकता है, ठीक है. और फिर रेस 1 प्लस FKG डेंटेरे, दिस वॉज ऑल्सो इन सेकेंड जनरेशन. अगला आता है थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन में वी हैव फर्स्ट इज K3 XF फाइल साइब्रॉन एंडो सिस्टम. प्रोफाइल GTX सीरीज डेंटिस्प्लाई. कंट्रोल्ड मेमोरी फाइल्स CMF, कंट्रोल्ड मेमोरी फाइल्स, दैट इज हाईफ्लेक्स CM कॉटलीन, ठीक है. कोल्टीन COLTNE. उसके बाद वॉटेक्स ब्लू डेंटिस्प्लाई टुल्सा. वॉटेक्स ब्लू डेंटिस्प्लाई, वॉटेक्स ब्लू डेंटिस्प्लाई टुल्सा TULSA. ये भी थर्ड जनरेशन आता है. अगला है फोर्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन में वी हैव वेव 1 डेंटिस्प्लाई. सेल्फ एडजस्टिंग फाइल्स SAF फाइल्स रीडेंट नोवा. नोवा नई कंपनी है तो याद रखना कि नोवा फोर्थ जनरेशन, ठीक है. एंड रेसिप्रोकल फाइल्स आर ऑल्सो इन फोर्थ जनरेशन. RECIPROC VDW, ठीक है. वैसे तो ऊपर रेस वाली भी रेसिप्रोकल होती है, बट यहाँ पे VDW रेसिप्रोकल फाइल्स इज फोर्थ जनरेशन. नेक्स्ट आती है फिफ्थ जनरेशन. EDM कोल्टीन, रीवो S माइक्रोमेगा, 1 शेप माइक्रोमेगा, मतलब एक ही शेप में माइक्रोमेगा पूरी जाती है. और लास्ट में प्रो टेपर नेक्स्ट. पहला जो था, जो प्रो टेपर था यूनिवर्सल, दैट वाज सेकंड जनरेशन, बट प्रो टेपर नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन, दैट वाज गिवन बाय डेंटिस्प्लाई DENTSPLY. नेक्स्ट, बॉन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बायोडेंटीन इज हाउ मच. बायोडेंटीन की बॉन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 300 मेगापास्कल्स. ऑलराइट, ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है हमारे पास. बायोडेंटीन इज बेसिकली कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीमेंट that is introduced as a dentine substrate. Initial setting time of biodentine is 6 minutes. 6 मिनट चाहिए होते हैं initial setting time के लिए. Alright, and final setting time of biodentine is 10 minutes. तो you have to make sure कि ये अपना initial time cross कर जाए, that is 6 minutes, जब आप उसको patient में use कर रहे हो, ठीक है. Compressive strength of biodentine is 100 megapascals. Compressive strength is 100 megapascals in 1 hour, फर्स्ट आवर. 200 मेगापास्कल हो जाता है ये इन 24 आवर्स, ठीक है. और अप्रॉक्सीमेटली 300 मेगापास्कल की इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है इन 30 डेज, ठीक है. 1 घंटे में 100, 24 घंटे में 200 मेगापास्कल तक की फोर्स झेलने का ताकत रख लेता है. 30 दिनों में ये 300 मेगापास्कल की फोर्स झेलने का ताकत रख लेता है, ठीक है. फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ बायोडेंटीन इज 34 मेगापास्कल. फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब अगर ये चीज़ है, इसको यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, ये हमारा मटेरियल, इसको यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये अपने प्रेशर पे बेंड जो होगा, तो ये फ्लेक्सुरल कब तक अपनी जो पोजीशन है या अपनी जो स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखा है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. दैट इज 34 मेगापास्कल्स फॉर बायोडेंटीन, विच इज़ बेटर देन दैट ऑफ MTA. MTA से बेटर है इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. रेडियो ओपेसिटी इज लेस. देखो, बायोडेंटीन इट विल बिहेव लाइक डेंटीन समवट. सो रेडियो ओपेसिटी में ये लगभग रेडियो लूसेंट आ जाता है, लगभग
एज कम्पेयर टू बाकी रेस्टोरेटिव मटेरियल्स इट इज़ लेस रेडियो ओपेक, ऑलराइट। मतलब ये डेंटीन की तरह दिखना शुरू कर देता है, ठीक है। रेडियो ओपेसिटी इज़ लेस देन दैट ऑफ MTA। pH इज़ हाई, हाई pH का मतलब है दैट इज़ टूवर्ड्स बेसिक, 12 की pH आती है इसकी। और कलर स्टेबिलिटी इज़ गुड, ठीक। दिस वॉज ऑल अबाउट बायोडेंटीन। हमारा क्वेश्चन था कि बायोडेंटीन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 दिन के बाद कितनी होगी। 30 दिन के बाद वी हैव 300 मेगापास्कल, ठीक है। 24 घंटे में पूछी होती तो 200 आता, 1 घंटे में पूछी होती तो 100 आता। नेक्स्ट इज फॉर MTA, बॉन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर MTA आफ्टर 21 डेज इज हाउ मच, ठीक है। 21 दिन के बाद इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है MTA की दैट इज 67 मेगापास्कल्स। इट इज़ नीडेड टू बी रिमेंबर्ड। MTA was developed by Tora Benjad et al. किसने करा था? टोरा बेंजाद ने। It is available as grey MTA and white MTA. It is made up of calcium silicate, bismuth oxide, calcium carbonate, calcium sulfide, ठीक है। कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये 5 इसके अंदर होते हैं। एल्यूमिनेट होता है, सल्फाइड होता है, कार्बोनेट होता है कैल्शियम के सॉल्ट्स, कैल्शियम सिलिकेट होता है और बिस्मथ ऑक्साइड डाला होता है इसमें रेडियो ओपेसिटी के लिए, ठीक। वाइट MTA लैक्स टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। वाइट MTA जो है उसके अंदर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट जो है वो एब्सेंट होता है। एल्यूमिनोफेराइट इज एब्सेंट इन वाइट MTA। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 21 डेज़ के बाद होती है 67 मेगापास्कल्स जो हमें पूछा गया है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट 24 आवर्स के बाद होती है 40 मेगापास्कल्स। ये भी याद कर सकते हो, पहले 24 घंटे के बाद इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 मेगापास्कल की होती है। देखो जो ये फेराइट वाला है एल्यूमिनियम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम, ये ग्रे कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है। तो वाइट MTA के अंदर अगर ये आयरन जो है अपना कलर इम्पार्ट करेगा तो वाइट MTA के जो कैरेक्टर्स हैं, अगर उसको एस्थेटिक रीज़न में आप यूज़ कर रहे हो कहीं पे या कहीं पे भी आपको काला रंग नहीं चाहिए तो आपको ये रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन ग्रे MTA के अंदर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम इज़ प्रेजेंट। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन एक्सटेंडिंग टू मिडिल थर्ड ऑफ द रूट इज इंक्लूडेड इन विच क्लास। देखो अगर एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन हो रही है और वो मिडिल थर्ड ऑफ रूट तक चली गई है देन दिस विल बी इन क्लास 3, ओके। फर्स्ट इज एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन हाइट के बेसिस पे, ठीक है। इफ एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन हाइट इज एट द लेवल ऑफ सीमेंटो एनामल जंक्शन और कॉर्नल टू द बोन क्रेस्ट लेवल, मतलब सुपरा क्रेस्टल अगर लेवल है, जो बोन क्रेस्ट होती है जहाँ से बोन स्टार्ट हो रही है उससे ऊपर लेवल है तो वो क्लास 1 में आता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंशियल स्प्रेड अगर लेस देन 90 डिग्रीज़ का है, मतलब ये पूरी सर्कमफ्रेंस है दांत की, अगर लेस देन 90 डिग्री का इसमें सर्कमफ्रेंशियल स्प्रेड है एक्स्ट्रा सर्वाइकल रिजॉर्प्शन का, तो वहाँ पे वी विल कंसिडर इट एज अंडर क्लास 1, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी टू रूट कनाल, लीजन इज कन्फाइंड ओनली टू डेंटिन। क्लास 1 में लीजन विल बी कन्फाइंड ओनली टू डेंटिन, ऑलराइट, ठीक है, वो पल्प तक नहीं गया होगा। Then this will be considered under class 1. Next is class 2. Class 2 extends into the coronal third of the root and apical to the bone crest, that is subcrestal level चला जाता है, coronal third of the root चला जाता है, मतलब इनिशियली जो रूट का 1/3 हिस्सा है उस वहाँ तक ये रिसेशन हो चुका है, जो ये एक्स्ट्रा सर्वाइकल रिजॉर्प्शन है ये हो चुका है, ठीक। और सब क्रेस्टल लेवल तक गया है, क्रेस्ट से नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे 90 से ज़्यादा हमारे पास जो टूथ की सर्कमफ्रेंस है वो इन्वॉल्व हो चुकी होगी और प्रोबेबल पल्पल इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा जाएगा, देन इट विल बी कंसिडर्ड अंडर क्लास 2 एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन। क्लास 3 में क्या होता है कि मिडिल थर्ड तक एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन जो है चली जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन मिडिल थर्ड ऑफ द रूट तक, मतलब 2/3 ऑफ रूट इज ऑक्यूपाइड, और 180 से 270 डिग्री का जो सर्कमफ्रेंस है टूथ का वो इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि पल्प तो इन्वॉल्व हो ही गया होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लास 3, ठीक है। मिडल 1/3 तक अगर चला गया है तो दैट इज़ क्लास 3। अगर अपाइकल थर्ड तक चला गया है रूट के देन दैट विल बी क्लास 4। या फिर अगर सर्कमफ्रेंशियल स्प्रेड जो है वो 270 डिग्री से ज़्यादा है एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन का, देन दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर क्लास 4। नेक्स्ट, रिगार्डिंग फेसर सीलेंट्स विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जो ट्रू स्टेटमेंट है कि रेजिन जो है, जो फ्लोएबल रेजिन्स होते हैं, दे आर बेस्ड बेटर देन GIC ऑन पिट एंड फिशर्स।
मतलब एज अ पिट एंड फिशर सीलेंट रेजिन, फ्लोएबल रेजिन्स वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं रादर देन द GIC। देखो लाइट पॉलीमराइजिंग रेजिन्स बेस्ड सीलेंट्स दे आर प्रेफर्ड फॉर द डेली प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर लॉन्जिविटी एंड लो रिस्क ऑफ एरर्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर। GIC सीमेंट जो होता है दैट इज ऑल्सो यूज्ड बट आर कंसिडरेबली हैविंग लोअर रिटेंशन रेट्स रादर देन द कन्वेंशनल रेजिन बेस्ड सीलेंट्स। ठीक है, GIC वाले की रिटेंशन अलग रहती है और हर बार आप GIC मिक्स करते हो तो उसकी अलग कॉम्पोजिशन बनती है। ठीक है, हर बंदा अलग से मिक्स करता है तो उसको एज अ मार्कर मानना मुश्किल हो जाता है। सो लाइट क्योर रेजिन सीमेंट्स दैट टू फ्लोएबल्स दे आर यूज्ड और recommended for routine dental clinical use in dental practice as a pit and fissure sealant. Okay. Next, subdivision C in furcation involvement classification. What is the sub classification? ठीक है, तो सब डिविजन C जो होता है वो 7 मिलीमीटर बिलो द CEJ को हम कंसिडर करते हैं। When it is 7 मिलीमीटर बिलो द CEJ तब हम वी विल कॉल्ड इट एज सब डिविजन C। ठीक है, फॉर ईच ऑफ क्लास ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन 1 to 3। ठीक है, अ सब क्लास बेस्ड ऑन वर्टिकल बोन लॉस रिजॉर्प्शन वाज एडेड। सब क्लास किसके ऊपर बेस्ड है? वर्टिकल बोन लॉस के ऊपर बेस्ड है। सब क्लास ए में हमारे पास जो बोन लॉस है दैट इज फ्रॉम 1 to 3 mm। ठीक, इन इट डिनोट्स द फर्केशन इन्वॉल्वमेंट विद वर्टिकल बोन लॉस ऑफ 3 mm और लेस। ठीक है, 3 mm से अगर लेस है तो सब क्लास ए में आएगा। टार्नो और फ्लेशर ने ये दी थी इन 1984 क्लासिफिकेशन। सब क्लास बी अगर हम कहते हैं तो देयर इज वर्टिकल बोन लॉस जो है वो 4 से 6 मिलीमीटर का हो चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वर्टिकल बोन लॉस हो चुका है सब क्लास बी में। अगर ग्रेटर देन 7 मिलीमीटर बोन लॉस है, वर्टिकल बोन लॉस फ्रॉम द फोरनिक्स ऑफ 7 मिलीमीटर और मोर, ठीक है, देन दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर सब क्लास सी। क्वेश्चन इज टनल डिफेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? देखो टनल डिफेक्ट बेसिकली डिफेक्ट्स होते हैं इन द डेंटिनल ब्रिज जो कि नया फॉर्म हुआ है, रेपरेटिव डेंटिन का जो बना होता है डेंटिनल ब्रिज। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं पल्प कैपिंग के लिए तब डेंटिनल ब्रिज या डेंटिनल डिफेक्ट्स या टनल डिफेक्ट्स जो है वो बनते हैं। सी द टनल डिफेक्ट इट इज सीन एज अ फ्लॉ ऑफ डेंटिन ब्रिज फॉर्मेशन आफ्टर डायरेक्ट पल्प कैपिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमने DPC करी है विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, उसकी एक ही सिंगल लेयर यूज़ करी है तो वहाँ पे जो पूरा सॉलिड एक पूरा ब्रिज बनना चाहिए उस एक्सपोज्ड पल्प के एरिया के ऊपर वो नहीं बन पाता है। ठीक है, अब इन ब्रिज के अंदर जब इसका लिक्विड कंटेंट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है या फिर सॉलिडिफाई होने के लिए यूज़ अप हो जाता है तो बीच पे छोटे माइक्रो क्रैक्स रह जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज गैप्स और टनल्स। ठीक है, इन टाइनी चैनल्स को हम कहते हैं टनल डिफेक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट, अब इन गैप्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? इन गैप्स के अंदर सेल्स हो सकते हैं, टिश्यू स्ट्रैंड्स हो सकते हैं या टिश्यू ट्रैक्स हो सकती है दैट रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट और डिसकंटिन्यूस रिपरेटिव डेंटिन फॉर्मेशन एट द एक्सपोजर साइट। ठीक है, कि जहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया है वहाँ पे रेपरेटिव डेंटिन जो बन रही है वो इनकम्प्लीट बन रही है या फिर डिसकंटिन्यूस बन रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज हॉलो पाथवेज दीज रिमेन एज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द पल्प और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द पल्प एंड द कैपिंग मटेरियल। ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेट कर रहा है पल्प के साथ तो ये एक हिसाब से कैपिंग मटेरियल और नीचे जो पल्प है उसके लिए एक कम्युनिकेशन बना रहा है जो कि सीलिंग एबिलिटी डेंटिन की जो है उसको ख़त्म कर रहा है। ठीक है, अब डेंटिन का ब्रिज पूरी तरह से सील नहीं कर रहा है इसको, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल लीक इनटू द पल्प। उनका एक टेंडेंसी रहेगा कि वो लीक कर जाएंगे इनटू द पल्प। ठीक है, जिससे कि हमारा इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा और रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ DPC डायरेक्ट पल्प कैपिंग का जो हमारा प्रोसीजर है उसके फेलियर के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। देयरफॉर द नंबर एंड सीवियरिटी ऑफ टनल डिफेक्ट दे आर डायरेक्टली अफेक्टिंग द पल्प्स हीलिंग कैपेसिटी एंड सक्सेस ऑफ पल्प कैपिंग। ठीक है, तो हमें इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इम्प्रोवाइज़ कैसे करते हैं हम इसको पल्प टनल डिफेक्ट को बनने से रोकते कैसे? पहले एक लेयर लगाते हैं उसको सूखने देते हैं फिर सेकंड लेयर दोबारा लगाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, दैट विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ टनल डिफेक्ट। और यू कैन गो विद अनदर थिंग, किसी और चीज़ से इसको सील करना है ऊपर से। ठीक, ताकि जो छोटे स्मॉल गैप्स हैं वो ऊपर से सील अप हो जाए और पल्प और ऊपर जो फिलिंग रेस्टोरेटिव मटेरियल है वो कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन में ना रहे। नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिव इरिगेशन मेथड इज़ ड्यू टू
ठीक है, मेथड नहीं पूछा इन्होंने पूछा कि हमारे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द नीडल के ऊपर या फिर शेप एंड साइज़ क्या है नीडल की, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारे पास डिपेंड करता है इरिगेशन। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिपेयर्ड कैनाल शेप्स एंड द इरिगेशन नीडल साइज इज इंपॉर्टेंट फॉर अपाइकल इरिगेशन। प्रिपेयर्ड कैनाल शेप and the irrigation needle size is important for apical irrigation. Canal preparation itself produces dentine chips in various sizes that need to be removed. ठीक है, these chips are of what is described as unclean canals. जो हमारी डेंटिनल शेविंग्स रह जाती हैं उनको रिमूव करने के लिए ही हम इरीगेट कर रहे हैं। ठीक है, इरीगेशन इज कॉमनली अप्लाइड बाय द सिरिंज एंड अ नीडल विद द नीडल साइज वेरिंग टिपिकली बिटवीन 27 to 30 गॉज। ये होनी चाहिए, 27 गॉज से लेकर 30 गॉज तक की नीडल होनी चाहिए, ताकि वो ईजिली हमारी एपेक्स के 1/3 तक जाके, एपेक्स तक नहीं पहुँचाना हमने, एपेक्स से थोड़ा पीछे जाके ईजिली वहाँ से जो डेबरीज है उसको बाहर पुश कर सके। ठीक है, देयरफॉर द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द नीडल, bevel and the direction of bevel of the needle, and length of the needle in the canal. ठीक है, and the opening bores अगर साइड वेंट वाली नीडल होगी तो इट विल क्लीन बेटर रादर देन द लोअर बेवल या फिर लोअर ओपनिंग। ठीक है, सिंगल ओपनिंग वाली क्या कर सकती है, ये पुश कर सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, सारा डेब्रिस रूट के पार जा सकता है। ठीक, इनटू द पेरिएपाइकल एरिया। ठीक, मगर साइड वेंट वाली जो नीडल्स होती हैं दे पुश द डेब्रिस आउट ऑफ द रूट, जो आपने डेंटिनल शेविंग उनको बाहर को पुश करती है और नीचे से बाहर एक्सट्रूजन होने से बेसिकली बचाती है साइड वेंट विथ नीडल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फाइल सिस्टम इज़ नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोकेमिकल कोटिंग। ठीक, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल कोटिंग का फाइल सिस्टम किसके साथ एसोसिएटेड है, उनके नाम याद कर लेते हैं। फर्स्ट इज ब्रांड नेम्स दिए सारे, एंडो सीक्वेंस। ठीक है, सेकेंड इज बायोरेस, ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल कोटिंग के साथ आते हैं। तीसरा है रेस। ठीक, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है दैट इज़ हीरो, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोकेमिकल कोटिंग। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल कोटिंग जो होती है वो सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें कि थिन प्रोटेक्टिव लेयर मेटल की, किसी भी मेटल की, हम पुराना जो भी हमारे पास जिससे भी हमने फाइल बनाई है उसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे टाइटेनियम नाइट्राइड कर सकते हैं डिपॉजिट, गोल्ड कर सकते हैं, गोल्ड की कोटिंग कर सकते हैं, निकल बेस्ड कोटिंग होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर ये करी जाती है ताकि वो सॉलिड तरीके से जो है वो फाइल के सरफेस के साथ बाइंड कर जाए, एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके फाइल के सरफेस के ऊपर उसको बाइंड कराया जाता है कोटिंग को, जिससे कि सरफेस प्रॉपर्टीज़ जो है विदाउट मैनिपुलेटिंग द कोर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कोर में हम मेटल जो है वो सस्ता यूज़ कर सकते हैं लेकिन सरफेस की प्रॉपर्टी इंक्रीज़ कर जाती हैं जो कि काम में आएंगी। ठीक है, इससे सरफेस हार्डनेस इंक्रीज़ कर जाती है, कोरोजन रेजिस्टेंट इंक्रीज़ कर जाती है अगेंस्ट द मटेरियल्स लाइक EDTA एंड सोडियम ऑक्सीक्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड। EDTA भी हमारे पास कोरोजन करवाता है कुछ लेवल तक। ठीक है, सरफेस इरेगुलरिटीज़ कम हो जाती हैं क्योंकि कोटिंग एक नॉर्मल लेयर बनाता है, एक यूनिफॉर्म लेयर बनाता है। सिस्टिक फटीग, साइक्लिक फटीग जो है, फ्रैक्चर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है इंस्ट्रूमेंट की, और वियर रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। ठीक है, एंड इट इम्प्रूव्स द स्टेरिलाइजेशन रेजिस्टेंस। ये सारे फ़ायदे हैं इनके कोटिंग करने के। ठीक, अब फाइल सिस्टम हमने बात करी ली कि एंडो सीक्वेंस है, बायोरेस है और रेस इंस्ट्रूमेंट्स है। ये तीनों ब्रांड जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल कोटिंग्स को यूज़ कर रहे हैं, हीरो सिस्टम नहीं यूज़ करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फ्रैक्चर्स आर डिफिकल्ट टू विजुलाइज रेडियोग्राफिकली। 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, एंगल रीजन फ्रैक्चर, मैंडिबुलर कॉन्डाइल फ्रैक्चर, जाइगोमा फ्रैक्चर। ठीक है, चौथा ऑप्शन इज नेजो ऑर्बिटो इथमॉइडल फ्रैक्चर। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है इनमें से दैट इज नेजो ऑर्बिटो इथमॉइडल फ्रैक्चर, उसको हम रेडियोग्राफिकली इतना अच्छा विजुलाइज नहीं कर पाते। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज कि नेजो ऑर्बिटो इथमॉइडल फ्रैक्चर जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा थिन बोन्स होती है। सबसे पहले इथमॉइड की मीडियल ऑर्बिटल वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा पेपर थिन होती है। ठीक है, तो इथमॉइड की मीडियल ऑर्बिटल वॉल आपको दिखेगी ही नहीं, इतनी फेंट फ्रैक्चर लाइन्स आएंगी कि वो असेस करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बात है कि कम्प्लेक्स 3D एनाटॉमी इज देयर। द नेजो ऑर्बिटो इथमॉइडल रीजन हैज स्मॉल मल्टीपल बोन्स इन अ कॉम्पैक्ट एरिया। स्मॉल मल्टीपल बोन्स इन अ कॉम्पैक्ट एरिया, दे आर हार्ड टू सेपरेट ऑन 2D इमेजिंग, इसीलिए रेडियोग्राफी में, नॉर्मल रेडियोग्राफी में मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ सुपर इम्पोजिशन होती है, नेजल बोन, मैक्सिला, फ्रंटल बोन, ऑर्बिट, ये सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं इन द प्लेन एक्सरेज, दैट इज़ वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू असेस। ठीक है, उसके साथ एयर फील्ड साइनसेस आ जाते हैं। अब एयर फील्ड साइनस अगर क्रश हो चुका है तो इट विल क्रिएट इरेगुलर रेडियोग्राफिक डेंसिटीज मास्किंग द फ्रैक्चर। ठीक, फ्रैक्चर लाइन मास्क भी कर सकता है ये जो एयर सेल्स है। सॉफ्ट टिश्यू मेकिंग,
सॉफ्ट टिश्यू भी है, बोनी डिटेल को और ज़्यादा कम कर देंगे। पहले ही हमारा फेंट लाइन्स आ रही हैं, ऊपर से सॉफ्ट टिश्यू और कम कर देंगे। ठीक है, सेंसिटिविटी बहुत कम होती है हेयरलाइन फ्रैक्चर्स के लिए प्लेन रेडियोग्राफ्स की, अगर हम नेज़ो ऑर्बिटोइथमोइडल रीजन में बात करें तो। ठीक है, और अगर स्मॉल हेड पोजीशन चेंज कर देता है पेशेंट ड्यूरिंग टेकिंग द रेडियोग्राफ, तो वहाँ पे पोजीशनिंग एरर हो जाता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू विजुअलाइज द नेज़ो ऑर्बिटोइथमोइडल फ्रैक्चर। तो लेट्स डिस्कस कि हम कौन कौन से व्यूज़ यूज़ करते हैं। नेज़ल फ्रैक्चर अगर हमें नॉर्मल नेज़ल फ्रैक्चर करवाने हैं तो उसके लिए हम ट्रू लेटरल व्यू करवाते हैं फेस का। ठीक है, बोथ लेफ्ट एंड राइट, ट्रू लेटरल व्यू। मैंडिबुलर कॉन्डाइल की अगर बात कर रहे हैं तो मैंडिबुलर कॉन्डाइल में वी गो फॉर ओपीजी प्लस पीए मैंडिबल। ठीक, या फिर पीए मैंडिबल के साथ हम रिवर्स टाउनीज व्यू भी कर सकते हैं, रिवर्स टाउनीज व्यू। अगर जाइगोमा का फ्रैक्चर हो रहा है, हमारे पास जाइगोमैटिक बोन का फ्रैक्चर हो रहा है, तो वी गो फॉर पीएनएस, दैट इज पैरानेजल साइनस व्यू और वाटर्स व्यू प्लस जग हैंडल सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। ठीक है, पीएनएस या वाटर व्यू जाएगा, जग हैंडल सबमेंटो वर्टेक्स व्यू जाएगा। अगर आर्च फ्रैक्चर भी सस्पेक्टेड है तो करवाते हैं सबमेंटो वर्टेक्स। नेक्स्ट, ड्रिवन स्नो अपीयरेंस इज सीन इन विच डिजीज? ड्रिवन स्नो अपीयरेंस इज सीन इन पिन बॉक्स ट्यूमर। ठीक है, पिन बॉक्स ट्यूमर या फिर हमारे पास कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, इसमें हमारे पास ड्रिवन स्नो अपीयरेंस दिखाई देती है। कुछ और रेडियोग्राफिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ यूनिलोकुलर, मोर फ्रीक्वेंट इन मैक्सिला। ठीक है, अगर मल्टीलोकुलर भी हो सकता है, रेडियोलुसेंट या मिक्स लीजन्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और रेडियो ओपेक लीजन्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। मिक्स्ड रेडियोलुसेंट लीजन्स होते हैं। वेल डिफाइंड स्कैलॉप्ड मार्जिन्स होते हैं, 20% ऑफ द केसेस में इल डिफाइंड मार्जिन्स होते हैं। ठीक, मैक्सिमम 80% केसेस में वेल डिफाइंड मार्जिन्स विल बी देयर। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद इम्पैक्टेड मोलर, यूजुअली मैंडिबुलर मोलर। मैंडिबुलर मोलर के साथ पिन बॉक्स ट्यूमर जो है वो ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट, कैल्सिफाइड स्ट्रीक्स एमनेटिंग फ्रॉम सेंट्रल रेडियो ओपेक लीजन हैज़ बीन लिंक्ड टू ड्रिवन स्नो अपीयरेंस। ठीक है, मतलब एक हमारे पास बीच से कैल्सिफाइंग स्ट्रीक्स निकल रही होंगी, जिसे कि ड्रिवन स्नो अपीयरेंस हम कहते हैं। देखो, दिस इज़ द ड्रिवन स्नो अपीयरेंस, ऐसी सी दिखती है अगर इसको हम ड्रॉ करें तो। ठीक, और ऐसी ये दिख रही है, मतलब स्नो की तरह, ड्रिवन स्नो की तरह दिखती है, और ऐसा लगता है कि बीच से स्ट्रीक्स निकल रही हैं, कैल्सिफाइड स्ट्रीक्स निकलती है रेडियो ओपेक लीजन से। देखो, ये एक रेडियो ओपेक लीजन है जिससे कैल्सिफाइंग स्ट्रीक्स निकल रही है। दैट इज नोन कि स्नो के अंदर कोई ड्राइव करके गया पूरा। ठीक है, स्नो को पूरा ड्राइव करके गया, दैट इज नोन एज अ ड्रिवन स्नो पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इज सीन ऑफ स्कल इज सीन इन व्हाट कंडीशन? देखो, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में हमारे पास ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाई देती है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस पेजेट डिजीज, फाइब्रस डिस्प्लेजिया प्लस हाइपर पैराथायरॉइडिज्म प्लस कॉन्ड्रोसार्कोमा, इन सभी के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, ग्राउंड ग्लास कैसे दिखता है? जैसे शीशा होता है ना, शीशे की एक पूरी ग्लेयर सी आती है, वैसा सिस्टम दिखता है इसमें। ठीक, जैसे ये देखो पूरा ग्लेयर बन रही है यहाँ पे, जैसे ये वाला एक सिस्टम है पूरा, तो ये पूरा एक शीशे की तरह एक ब्लर वाली एक अपीयरेंस आ रही है, दैट इज़ नोन एज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ठीक है, पुराने घरों के शीशों में जैसे हम देखते थे तो उसमें एक ब्लर सी लाइन बन जाती है, एक धुंधली सी लाइन बन जाती है, दिस इज़ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। और सिंपल तरीके से बोलें तो जब हमारा बाथरूम का ग्लास जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो उसके बाद एक फ्रॉस्ट जम जाती है, तो एकदम हेजी पीछे की पिक्चर आ रही होती है। ठीक है, वाइप्ड आउट लाइन्स आ रही होती हैं, स्मूथ क्लाउडी स्मोकिंग वाइट पैटर्न आ रहा होता है, दैट इज़ नोन एज अ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ऑलराइट, दिस अपीयरेंस इज नोन एज अ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस।